जो नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद है इज़ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो एवेल्यूएशन फंक्शन है वो जी ऑफ एन की बेस के ऊपर यूज़ करता है। जी ऑफ एन का मतलब ये है कि दो नोड्स के दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है हमेशा डिसीजन मेकिंग उस डिस्टेंस की बेस के ऊपर होगी। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर जो एवेल्यूएशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं इज़ एच ऑफ एन एंड दिस एच ऑफ एन इज़ द वैल्यू ऑफ द ह्यूरिस्टिक, और ये ह्यूरिस्टिक जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इज़ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट नोड्स। इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके जहन के अंदर होना चाहिए वो ये कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम किसी फार्मूला के थ्रू, किसी मैकेनिज़्म के थ्रू एक्वायर करते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। जबकि जब हम ह्यूरिस्टिक्स की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो यहाँ पर चांसेस मौजूद होते हैं कि दो नोड्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो एग्जिस्ट करता हो लेकिन उन दो नोड्स के दरमियान डायरेक्टली हमारे पास विज़िट करने के लिए कोई पाथ अवेलेबल ना हो। इस पॉइंट को आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग नोड ए है और एंडिंग नोड हमारे पास बी है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर एक टेबल भी मेंशन किया हुआ है और इस टेबल के अंदर जो हेवरिस्टिक्स की वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी हुई हैं। आप ये समझ सकते हैं, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये हेवरिस्टिक्स की वैल्यूज़ जो हमने गेट की हैं, दीज वैल्यूज़ आर ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्टेंस फार्मूला, और फ़िलहाल हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे कि ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास किसी डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ये वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको हम इस एल्गोरिदम के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। ये जो टेबल के अंदर आप देख रहे हैं ए के आगे 366 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर ए से बी तक हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उस सूरत में हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 366। इसी तरह से अगर हम बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो बी चूँकि एक्चुअली हमारी गोल स्टेट ही है, बी से आगे हमें कहीं पर मूव नहीं करना, बी से जो डिस्टेंस है दैट वुड बी 0। सिमिलरली सी स्टेट से अगर हमने बी स्टेट के ऊपर जाना हो तो यहाँ तक जाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इज़ 160। जबकि आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जो हमारे पास मैप है उसके अंदर सी से हम वाया पी बी तक जा सकते हैं, और जो एक्चुअल पाथ हमारे पास अवेलेबल है इज़ लार्जर दैन द पाथ जो डायरेक्टली हम सी से बी के दरमियान में ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली डी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ई एंड बाकी तमाम नोड्स का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हम ए के ऊपर मौजूद हैं। ए के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट इज़ 366। जब हमने ए से फर्दर आगे मूव करना होगा तो ए से आगे मूव करने के लिए हमारे पास तीन पाथ्स अवेलेबल हैं। वी कैन गो टू टी, वी कैन गो टू एस एंड वी कैन मूव टू जी। एस का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट इज़ 253 एज यू कैन सी इन द टेबल। टी का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बी के साथ दैट इज़ 329 एंड जी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम बी इज़ 374। इन तीनों के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है इज़ फ्रॉम एस। अल्टीमेटली हम एस को सिलेक्ट कर देंगे। जब हमने S को सिलेक्ट किया तो S को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट S से 4 पाथ्स अवेलेबल हैं। हम S से A की तरफ जा सकते हैं, हम S से O की तरफ जा सकते हैं, हम S से F की तरफ जा सकते हैं, या हम S से R की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम A के ऊपर जाते हैं तो A तक जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, A से S तक जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट इज़ 366
इसी तरह से R से B तक जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इज़ 193, F से B तक जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इज़ 176 और O से B तक जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इज़ 380। सो अल्टीमेटली इन तमाम के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है इज़ F। हम F की तरफ मूव करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आ सकता है वो ये कि जब हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम की बात की थी तो वहाँ पर हमने जिन नोड्स को विज़िट कर लिया था उनको हम ब्लॉकिंग क्यू के अंदर ऐड कर रहे थे, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने S को विज़िट किया है तो S से A तक जाने की जो पाथ है उसको हमने ब्लॉक नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि जब हम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्रोच की बात करते हैं तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्रोच के अंदर हम हमेशा जो गोल नोड है उसके साथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को चेक कर रहे होते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि S से B तक जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसके मुकाबले में A से B तक जाने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि S से जो B तक जाने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसके मुकाबले में जो A से B तक जाने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट इज़ हायर। सो हम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्रोच के अंदर ऐसी डायरेक्शंस में मूव करते हैं जहां पर ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कम हो रहा हो। सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि हम A की तरफ मूव करेंगे बिकॉज A का जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अल्टीमेटली हायर होगा और सपोज A का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हायर नहीं है तो उस सूरत में हमें ऑप्शन ये इनेबल रखनी चाहिए, ये ओपन रखनी चाहिए कि हम उन नोड्स को ब्लॉक ना कर रहे हों। सो A को हम ब्लॉक करें या ना करें इस सूरत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई हम अलहदा से जो ब्लॉकिंग क्यू है उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय तमाम नोड्स को ओपन रखते हैं। सो हम S से F को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज S से जब हम F के ऊपर आए, S से फर्दर हमने मूव करना था तो बाकी तमाम नोड्स के अंदर F का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट वाज शॉर्टेस्ट। F से हमारे पास दो पाथ्स निकलती हैं, हम वापस S के ऊपर जा सकते हैं या हम फर्दर B के ऊपर जा सकते हैं। सो जब हम B के ऊपर आएंगे तो B का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट इज़ 0 और S का B से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 253 है। सो ऑब्वियसली हम F से B की जो पाथ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड दैट इज़ आवर गोल स्टेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पाथ सेलेक्ट की है इज़ A, S, F एंड B और इसकी कॉस्ट जो है वो 450 आई है। ये कॉस्ट अगेन ऑप्टिमल नहीं है बिकॉज हमारे पास A, S, R, P एंड B की सूरत में एक ऐसी पाथ अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट 418 है। सो 418 कॉस्ट पाथ के मौजूदगी में अगर हम 450 कॉस्ट पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं सो इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट पाथ जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, इससे ज़्यादा ऑप्टिमल पाथ हमारे पास अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है ये कंप्लीट सर्च नहीं है बिकॉज इसके स्टक होने के चांसेस स्टिल मौजूद हैं। बिकॉज अगर हम F को देखें फॉर इंस्टेंस तो लेट्स सपोज F से B तक जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल ना होती तो उस सूरत में अल्टीमेटली हम F के ऊपर जाकर स्टक हो सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली हमारा डिसीजन ये होता है कि हम F से S के ऊपर वापस आएँ और S के ऊपर आते तो दोबारा हम F के ऊपर मूव करते तो इस लूप के अंदर स्टक हो सकते थे। और अगर हम यहाँ पर ब्लॉकिंग क्यों इम्प्लीमेंट कर दें कि प्रीवियस नोड्स के ऊपर वापस नहीं जाया जा सकता, इवन देन F के ऊपर आकर हम स्टक हो सकते थे अगर F से B तक जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ अवेलेबल ना होती तो। सो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्रोच ना तो कंप्लीट सर्चिंग अप्रोच है और ना ही ऑप्टिमल है। सो जो नेक्स्ट एल्गोरिदम हमें डिस्कस करना है इज़ ए स्टार सर्च एल्गोरिदम एंड द आइडिया बिहाइंड ए स्टार सर्च एल्गोरिदम इज़ दैट वी विल evaluate the possibility or will evaluate the cost
बाय द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। सो यहाँ पर जी ऑफ एन जो है दैट वुड बी द कॉस्ट जो अब तक हम ट्रैवल कर चुके हों फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू करंट नोड, और एच ऑफ एन वुड बी द ह्यूरिस्टिक फ्रॉम करंट नोड टू गोल नोड। सो हम बेसिकली जो आइडिया है वो ये कि हम जितना ट्रैवल कर चुके हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्लस जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करना है उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करके हम हेरिस्टिक इन दोनों को ऐड करके हम इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके थ्रू हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाएगी और हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की तरफ जा सकते होंगे। सो सिमिलर एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं जिसको इससे पहले हम बेस्ट फर्स्ट सर्च और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए सॉल्व कर चुके हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे ए नोड से, और ए नोड के ऊपर चूँकि हमारी स्टार्टिंग नोड है और अभी तक हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, सो एक्चुअल कॉस्ट अभी तक ज़ीरो है, प्लस ए से लेकर बी तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इज़ 366। सो इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 366 वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास 3 पाथ्स अवेलेबल हैं एस, टी एंड ज़ी। एस तक जाने के लिए हमारे पास कॉस्ट है 140 प्लस एस का बी के साथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 253। सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एस की जो एवैल्यूएटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट बन जाएगी दैट वुड बी 393। अगर हम ए से डिसाइड करते हैं कि हमने टी की तरफ जाना है तो ए से टी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज़ 118 प्लस टी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस to B is 329, so that becomes 447। इसी तरह से Z के ऊपर अगर हम जाने के लिए डिसाइड करें तो A से Z तक का एक्चुअल डिस्टेंस इज 75 प्लस Z का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है B के साथ दैट इज़ 374। सो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 449 वैल्यू आ जाती है। सो नाउ इन तीनों में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है इज़ फ्रॉम S, जिसकी वैल्यू 393 है। सो हम S को सिलेक्ट करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। सो जब हम S को सिलेक्ट करेंगे तो S से हमारे पास 4 डिफरेंट पाथ्स निकल रही हैं। हम R पर जा सकते हैं, F पर जा सकते हैं, O पर जा सकते हैं या वापस A पर जा सकते हैं। अगर हम A के ऊपर वापस जाएं तो A से S तक आने की जो कॉस्ट थी दैट वाज 140 प्लस S से वापस A पर जाने की कॉस्ट 140। सो 140 प्लस 140 इट बिकम्स 280 प्लस A का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 366 है, सो इट बिकम्स टोटल 646। अगर हम S से F की तरफ मूव करते हैं तो A से S तक का डिस्टेंस 140 प्लस S से F तक का डिस्टेंस 99, सो इट बिकम्स 239 प्लस F का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टिल B इज़ 176। सो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास F की जो एस्टिमेटेड वैल्यू बनेगी, अगर हम वाया FB के ऊपर जाना चाहें तो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी 415। इसी तरह S से अगर हम O के ऊपर जाएं तो A से S तक की कॉस्ट 140 प्लस S से O की कॉस्ट 151, सो इट बिकम्स 291 प्लस जो O की स्ट्रेट लाइन कॉस्ट है B तक दैट इज़ 380। सो इन दोनों को ऐड करें हमारे पास 671 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम R के ऊपर मूव करना चाहें सो A से S की कॉस्ट 140 प्लस S से R की कॉस्ट 80, सो इट बिकम्स 220 प्लस R का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस B के साथ इज़ 193। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 413 वैल्यू आती है। सो नेक्स्ट हम S से R की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है हमारे पास। R से जब हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। R से हम वापस S के ऊपर जा सकते हैं, R से P पर जा सकते हैं या R से C के ऊपर जा सकते हैं। सो अगर हम R से C के ऊपर जाएं तो A से S तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वाज 140 प्लस S से R तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वाज 80, सो 220 प्लस R से C तक जाएं तो इसका डिस्टेंस है 146, सो इट बिकम्स 366 प्लस C का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस B के साथ इज 160, सो इट बिकम्स 526। इसी तरह से P तक अगर हम जाना चाहें
तो ए से एस तक का डिस्टेंस 140, एस से आर का डिस्टेंस 220, 220 प्लस पी तक जाने का डिस्टेंस है 97, सो इट बिकम्स 317 प्लस पी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एस के साथ इज 100, सो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास बन जाएगी दैट इज 417। एंड एस के ऊपर अगर हम जाएं तो 220 ए से आर तक का डिस्टेंस था एक्चुअल, प्लस 80 कॉस्ट हमें दोबारा पे करनी पड़ेगी एस के ऊपर वापस जाने के लिए, सो 300 बन जाएगा। और एस का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बी के साथ इज 253, सो टोटल वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी इज 553। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इज 417, लेकिन अगर हम मैप के ऊपर देखें तो हमारे पास एक इससे कम वैल्यू पड़ी हुई है f की, दैट इज 415। सो जब भी हम ए स्टार सर्च के अंदर सर्चिंग करते हैं तो सर्चिंग करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या प्रीवियस नोड्स के अंदर किसी नोड के ऊपर कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो हमारे पास करंट नोड्स की एस्टिमेटेड वैल्यू से कम हो। सो अगर ऐसा होता है, हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर कोई वैल्यू आ रही हो, तो हम प्रीवियस नोड के ऊपर वापस जाते हैं, क्योंकि ए स्टार सर्च के अंदर हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम जो मिनिमम कॉस्ट वैल्यू है, जो ऑप्टिमल पाथ है, हमेशा उसको सिलेक्ट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ विजिटिंग पी हम डिसाइड करेंगे, एजेंट डिसाइड करेगा कि पहले एफ के ऊपर मूव करे और एफ को विजिट करे, और अगर हमारे पास ऐसी कोई नोड आती है जिसकी कॉस्ट 417 से स्टिल कम होगी तो हम पहले उसको विजिट करेंगे, अदरवाइज फिर हम वापस पी के ऊपर आ जाएंगे। सो जब हम एफ को विजिट करते हैं तो एफ को विजिट करने से हमारे पास दो पाथ्स निकल रही हैं। एक तो ये कि हम वापस एफ से एस के ऊपर चले जाएं, और एक ये हो सकता है कि हम एफ से बी के ऊपर चले जाएं। सो अगर हम एफ से वापस एस के ऊपर जाते हैं, सो ए से एस तक का डिस्टेंस, एस से एफ का डिस्टेंस और एफ से वापस एस का डिस्टेंस, इट बिकम्स 338 प्लस एस का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज 253। सो हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू 591 बनती है, विच इज़ वेरी हायर। अगर हम एफ से बी के ऊपर जाते हैं तो ए से एस 140 प्लस 99 एस से एफ की कॉस्ट है, सो इट बिकम्स 239 प्लस 211 एफ से बी तक की कॉस्ट है, सो इट बिकम्स 450 प्लस बी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विद बी इज 0, सो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाएगी दैट इज 450। सो इस 450 को देखें तो इसके मुकाबले में एक शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास अवेलेबल है विच इज फ्रॉम पी, सो हम वापस पी के ऊपर आ जाएंगे जिसकी वैल्यू 417 है। सो जब हम P के ऊपर आएंगे, P से अगेन हमारे पास 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। हम C के ऊपर जा सकते हैं, R के ऊपर जा सकते हैं और B के ऊपर जा सकते हैं। अगर हम C के ऊपर जाते हैं तो A से S, S से R और R से P और P से C तक का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, अगर हम सबको कैलकुलेट करें दैट बिकम्स 455 प्लस C का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विद B इज 160, इन दोनों को ऐड करें हमारे पास 615 वैल्यू बनती है। इसी तरह से अगर हम R के ऊपर वापस जाएं P से, सो जो टोटल कॉस्ट हमारी बनेगी एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 414 प्लस R का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है B के साथ इज 193, सो इन दोनों को ऐड करें हमारे पास 607 वैल्यू बनती है। और अगर हम P से B के ऊपर जाना चाहें, सो A से S प्लस S से R प्लस R से P प्लस P से B तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है दैट इज 418, 140 प्लस 80 220 प्लस 97 317 प्लस 101 418 हमारे पास ये टोटल वैल्यू बनेगी, प्लस B का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विद B है इज 0, सो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाएगी इस नोड तक दैट इज 418। सो दैट इज आर गोल स्टेट, क्योंकि इससे कम कॉस्ट के हमारे पास और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, सो हम इसी पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे विच इज A, S, R, T एंड B। सो जब हम A स्टार सर्च की बात करते हैं तो A स्टार सर्च इज कंप्लीट सर्च, जिसका मतलब ये है कि A स्टार सर्च किसी भी सिचुएशन के अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देगी अनलेस अनटिल
हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स हों और हम उसके अंदर तमाम की तमाम नोड्स को ट्रैक ना कर सकते हों, तो ऐसी सूरत में क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे पास ए स्टार सर्च का सलूशन ना निकले, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के अंदर हम ए स्टार सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ए स्टार सर्च हमें ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट करके दे सकती है और उसके साथ कंप्लीट सलूशन फाइंड आउट करके दे सकती है। एक जो ड्रॉबैक यहाँ पर मौजूद है वो ये कि ए स्टार सर्च चूँकि ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट करती है, तो इस वजह से ए स्टार सर्च किसी भी नोड को क्लोज नोड के अंदर या ब्लॉकिंग क्यू के अंदर स्टोर नहीं करती। दैट्स वाई तमाम की तमाम स्टेट्स हर वक्त मेमोरी के अंदर पड़ी रहती हैं और ए स्टार सर्च उन तमाम के तमाम नोड्स के साथ इन अ प्रायोरिटी क्यू जो कंपैरिजंस हैं वो परफॉर्म करती है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। सो दैट्स वाई जो स्पेस रिक्वायरमेंट्स हैं, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं ए स्टार सर्च की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ए स्टार सर्च के लिए हमें जहन में रखना चाहिए, दैट इज़ कि ए स्टार सर्च उसी वक्त ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट कर सकता है या हम ए स्टार सर्च के थ्रू उसी वक्त ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब जो हेरिस्टिक्स हमारे पास गिवन हो वो एडमिजिबल हों। एडमिजिबल हेरिस्टिक्स ऐसे हेरिस्टिक्स होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास जो हेरिस्टिक की वैल्यू है वो एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल हो या एक्चुअल कॉस्ट से कम हो। अगर हमारे पास किसी केस के अंदर हेरिस्टिक्स की वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू से बढ़ जाएगी तो इस तरह के केसेस में, इस तरह की सिचुएशंस में मोस्ट प्रोबेबली ए स्टार सर्च ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। सो हमें देखना पड़ता है कि अगर हेरिस्टिक्स की वैल्यूज एडमिजिबल हैं और हमने करेक्ट हेरिस्टिक फाइंडिंग फार्मूला, करेक्ट हेरिस्टिक फाइंडिंग एल्गोरिथम या मैकेनिज्म्स को यूज किया है, तो उसी सूरत में ए स्टार सर्च ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट करेगा। लेकिन अगर हेरिस्टिक्स एडमिजिबल नहीं होंगे तो ए स्टार सर्च के लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि वो ऑप्टिमल सलूशन फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ डेमोज हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हमने किए हैं कि वो किस तरह से सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। सो हम ये डेमोज देखेंगे ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं, हमने जो इन्फॉर्म या अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स के यूज़ किए हैं, वो जब सर्चिंग कर रहे होते हैं तो उनकी सर्चिंग के दरमियान किस तरह के डिफरेंसेस आ रहे होते हैं।